हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी एडिटिंग के ऊपर बात की, हमने सॉफ्टवेयर्स पे बात की, हमने कुछ और एस्थेटिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को समझा। आप लोगों को इस कोर्स से पहले शायद ये लगता हो कि आपने जस्ट सॉफ्टवेयर ही ऑपरेट करना है और उसके बाद आप लोग एडिटिंग सीख सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको आइडिया हो चुका होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट, कुछ एस्थेटिकली कट्स को समझना, कंटेंट को देखना कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसके बाद अपना डिसीजन लेना कि कहाँ पर आपको कट लगाना है, कहाँ पर आपको डिसॉल्व करना है और कहाँ पर कौन सा वर्कफ्लो बेस्ट सूट करेगा। तो इसी बात को आगे लेके चलते हुए अभी जिस लेक्चर में जो हम बात करने लगे हैं वो बेसिकली इन्हीं ट्रिक्स और टिप्स के ऊपर है कि कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करने से आपका वर्कफ्लो मज़ीद बेहतर हो सकता है। कुछ इसमें हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, कुछ हम बात करेंगे वर्क फ्लो, और कुछ और बाकी आर्काइवल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के बारे में। आइए देखते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 1 में सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्लेबैक रेजोल्यूशन के ऊपर। आप देख सकते हैं आपका प्रोग्राम विंडो में यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रही है। इसको अगर आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपके पास हाफ और 1/4 और इसी तरह से दो ऑप्शंस आपके पास बंद हैं। जिस तरह से आपकी प्लेबैक वाली फाइल अगर और हैवी होगी तो ये ऑप्शंस भी आपके पास एक्टिव हो जाएंगी। तो बेसिकली ये करता क्या है कि अभी आप जब इसको फुल पे रखते हैं और आप इसको यहाँ से प्ले करेंगे तो आपको फुल रेजोल्यूशन यहाँ पर ये दिखाता है। जिस तरह से जो एक्चुअल आपकी फ़ाइल है उसी सेम क्वालिटी में उसको प्ले करता है। लेकिन अगर आप अक्सर ये एक्सपीरियंस करेंगे कि कोई फ़ाइल जो आप प्ले करेंगे वो थोड़ा सा अड़ सकती है, थोड़ा सा वो स्टक हो सकती है और उसमें आप कह लें थोड़ा सा ब्रेक आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो फ़ाइल है वो थोड़ी सी उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है और मे बी जो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा सिस्टम अच्छा नहीं है। तो वो प्लेबैक में थोड़ा सा आपको लैग दे सकती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जस्ट इसको अगर यहाँ से हाफ पे करेंगे तो वो थोड़ी सी यहाँ से क्वालिटी को डाउन कर देगा आपको, लेकिन वो बाय सिर्फ डिस्प्ले के लिए आपको कर रहा होगा, ना कि वो आपकी एक्चुअल फाइल को या टाइमलाइन पर इसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर रहा हो। वो सिर्फ प्लेबैक के लिए आपकी क्वालिटी कम कर देगा। आप इसको प्ले करें और अगर बाय चांस आपकी फ़ाइल इस पे भी सही नहीं चलती, स्मूथ नहीं चलती, तो आप चाहें तो उसके बाद इसको 1/4 पे भी रख सकते हैं। तो इस वक्त थोड़ा सा आपको वो ब्लर ज़्यादा दिखाएगा प्लेबैक में, और उसके बाद जब आप पॉज करेंगे, जब आप रोकेंगे तो वो क्वालिटी दोबारा से इसको स्मूथ कर देगा। तो ये सिर्फ आपके प्लेबैक के लिए है कि कोई भी इफेक्ट आप अप्लाई करते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप देखना चाह रहे हैं और आपके पास यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर भी लगी है, इसमें बाकी इफेक्ट्स भी लगे हैं जिसकी वजह से वो उसको बहुत हैवी कर बैठा है, तो आप उसको इस तरह से प्लेबैक करके देख सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको एक और चीज़ जो मेरी सेकंड इस वक्त आपके पास टिप है वो ये है कि हमने अक्सर बात की थी पोजीशन की, स्केलिंग की और सारी जहाँ पर हमारे पास बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी रोटेशन वगैरह की। तो उसमें हमने जब भी इसका स्केल अप स्केल डाउन किया तो आपने देखा होगा कि हमने इसको यहाँ पर वैल्यूज़ को जाके हमने बेशक माउस से ड्रैग करके कर लिया, या फिर हमने मैन्युअली यहाँ पर अगर हम इसको बढ़ाना चाहते थे मे बी 1 to 5% हमने कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जूम हो गया, यहाँ से ये रीसेट होता है। तो इसका एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। कोई भी ऐसा इफेक्ट आपके पास जिसमें आपके पास इस तरह की ऑप्शन हो, अगर मैंने यहाँ से इस मोशन के टैब पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि इसके एजेस पे आपके पास ट्रांसफॉर्म के ये डॉट्स ऐड हो गए हैं और आपके पास पूरा एक बॉर्डर इस तरह से बना आ रहा है। अब आप इसको अपने माउस से स्केल अप, स्केल डाउन और पोजीशन भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको इस वक्त माउस से भी कर सकता हूँ, और ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपके लिए अगर आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ किसी चीज़ को अलाइन करना हो या फिर आपने इसको मूव करना हो, तो आप इसको यहाँ से इस तरह से माउस से भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको स्केल को भी मॉडिफाई किया और साथ में मैंने इसकी पोजीशन को भी चेंज किया। तीसरी चीज़ मेरे पास आपके लिए है कि आपके पास यहाँ पर नीचे भी एक जूम करने की ऑप्शन मौजूद है। आप देख रहे हैं कि अभी हमने इसको फिट पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो जो भी आपकी वीडियो है इस वक्त फिट पर है और ये आपको बिल्कुल इस तरह ही आपकी फाइनल आउटपुट बनेगी। अगर आपने इसको जूम इन जूम आउट किया हुआ हो तो वो आपने उसको एक्चुअल में ही किया हुआ है। जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से ही इतने फ्रेम में वो फाइल आएगी। अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद कुछ काम करना चाहता हूँ या फिर आप समझ लें कि कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है, कुछ इसमें हमने मास्क करना है, कोई भी चीज़ इस तरह की करनी है और
इस छोटी विंडो में मेरे लिए काम करना मुश्किल होगा। पहली चीज़ तो मेरे पास थी कि मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूँ, और अगर मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करना है तो मैं इसको यहाँ से जाके जूम कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 150 करूँगा तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये क्लिप इतना जूम हो गया है। यहाँ पर जूम करने से फिजिकली वो उस क्लिप को जूम इन नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके प्रीव्यू के लिए करेगा। और इस तरह से अगर आपको और ज़रूरत हो, आप इसको 200% पे जाके, और आपने कोई मास्किंग करनी हो या आपने कोई इफेक्ट अप्लाई करना हो या आपने कोई भी ऐसा और एलिमेंट ऐड करना हो, तो आप इस तरह से जूम इन करके डिटेल में काम कर सकते हैं। अक्सर आपको फ्रेम बाय फ्रेम भी काम करने में इसको जूम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी एक्चुअल विंडो छोटी भी होती है, और बाज़ दफ़ा आपको डिटेल में काम करने के लिए ज़रूरत होती है कि आप इसको जूम इन कर सकें। तो यहाँ से आप इसको काफ़ी हद तक जूम इन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये साइज़ है, और दोबारा आपको नहीं पता कितने परसेंटेज पे वो फिट होगा, तो इसमें फिट के लिए आपके पास ये बटन मौजूद है, और आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपकी वीडियो उसके अंदर आपको डिस्प्ले में फिट होके दिखाएगी। इसके बाद मैं कुछ आपको शॉर्टकट्स और कुछ शॉर्ट कीज़ के हवाले से बता दूं। बाय डिफ़ॉल्ट कीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली सीखते हुए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, किसी और सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो मे बी आपको वो कीज़ वही पता हो जो आप बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर की होती हैं। जिस तरह की बेसिक की थी, सिलेक्शन टूल के लिए वी थी, और डिलीट के लिए कंट्रोल के, और इस तरह की बाकी चीज़ें वगैरह। मैंने अपनी कीज़ कुछ मॉडिफ़ाई की हुई हैं, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। अक्सर कभी मैं मल्टी लेयर में काम कर रहा हूँ, तो मुझे जिस तरह के इस स्क्रिप्ट के ऊपर अगर मेरे पास ये है और मुझे देखना हो इसके नीचे क्या है, मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ। अब डिसेबल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इनेबल को बेसिकली अनचेक करना होता है, तो आप राइट क्लिक करेंगे और आपको नीचे वाला क्लिप नज़र आएगा। तो इसके लिए भी मैंने शॉर्ट की रखी हुई है, मैंने अपनी शिफ्ट और टिल्डा रखी हुई है। कुछ लोगों ने ज़ीरो रखा होता है, कुछ लोगों ने किसी और अपने हिसाब से रखा होता है। फिर सेकेंडली ये था कि हमने जिस तरह से जो अप्रोचेस देखी, जिस तरह के हमारी फ़िक्शन के प्रोजेक्ट थे, कोई फ़िल्म वगैरह के हवाले से, तो उसमें तो हम सीन बाय सीन एडिट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह का डाटा मौजूद हो, और जो आपके पास लेट्स सी घंटे का डाटा है, और आपने उसमें से शॉर्ट्स सेलेक्ट करने हैं। जिस तरह से अभी मेरे पास टाइमलाइन पे कुछ डाटा मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि इनमें से मैंने शॉर्ट्स की सिलेक्शन करनी है। तो मैं यहाँ से फ़ौरन क्विकली जाके इस वक़्त इस शॉट में, अब मैंने अपनी शॉट की बनाई हुई है सी, और जहाँ तक मुझे शॉट चाहिए अगेन सी, और इतना पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिपल डिलीट करना है। शिफ्ट डी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसकी की मैंने रखी हुई है डी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ौरन से इसको सी किया और डी किया। मैं इसको बहुत स्पीड से इस वक्त सिलेक्शन कर सकता हूँ। मुझे बीच में से पोर्शन चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो सिर्फ मुझे अपने हाथ को भी मूव नहीं करना पड़ा, और मैंने सी और डी से इसको डिलीट कर दिया। क्लिप को रीनेम करना हो उसके लिए भी आपके पास की मौजूद है। बाज़ दफ़ा अक्सर हम मार्कर के लिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लेयर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आप कीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, और आप और शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको प्रोजेक्ट विंडो में या फिर डिफरेंट विंडोज़ में मूव करना हो, आपको करना पड़ सकता है बार बार। अब आप माउस से बार बार जाएंगे, फिर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए भी आप चाहें तो शिफ्ट 1 से प्रोजेक्ट विंडो, शिफ्ट 2 से सोर्स विंडो, शिफ्ट 3 से आपके पास टाइमलाइन आ जाएगी, शिफ्ट 4 से आप अपने प्रोग्राम विंडो में चले जाएंगे। तो ये जितनी भी कीज़ हैं, ये बहुत हेल्प आउट करती हैं आपके काम को हैसल फ्री बनाने में। आपका वर्क फ्लो स्मूथ रहता है, और ये जो कीज़ हैं आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और फर्दर आपको अगर इन कीज़ का नहीं पता, आपको थोड़ा सा उस कमांड का बताओ, आप यहाँ पर उस कमांड को टैप करेंगे। मिसाल के तौर पे रिपल डिलीट की हमने बात की थी, तो मैंने जस्ट यहाँ पर रिपल डिलीट लिखा। इस वक्त ये मुझे शो कर रहा है कि एडिट के अंदर ये रिपल डिलीट जो है, इसकी शॉर्ट की जो है वो डी है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक मैंने क्लिक किया, और इसको डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर मे बी एस मैंने अगर रखना चाहता हूँ, मैंने एस रख दी। मुझे इंडिकेट भी कर रहा है कि एस जो है इस वक्त स्नैप इन टाइमलाइन की ऑप्शन है, तो अगर आप वो करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। तो आप पे डिपेंड करता है आपने जिस तरह से रखना है। आपने डी को बंद करना है, आप इसको क्रॉस कर दें। एस ही रखना है तो आप यहाँ से इसको ओके कर लें। और अगर आपके पास इस तरह से ही बहुत ज़्यादा मल्टीपल कीज़ हैं जो कि आपने चेंज की हैं, जिनको आपने एडिट किया है, आप उसको यहाँ से सेव एज़ करेंगे, और आप उसको अपने नाम से या किसी भी नाम से रखेंगे, तो वो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी। आपको बार बार दोबारा कीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात
शेयर करना चाहूँगा जो कि प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के हवाले से है। आप जिस तरह सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो आपका प्रोजेक्ट करप्ट भी हो सकता है, हैंग भी हो सकता है बीच में। कोई इफ़ेक्ट इस तरह का लगाया जो कि टाइमलाइन पे उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या कोई फॉर्मेट इस तरह का आ गया जिसकी वजह से आपके बैक एंड पे प्रोजेक्ट करप्ट हो जाता है, या फिर आप समझ लें कि कोई आपको लाइट का कोई झटका पड़ा, आपका सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपने प्रोजेक्ट को मैनेज रखना पड़ता है। मेरा तरीका ये होता है कि जिस तरह के मैंने एक प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं कि ये इसका पाथ यहाँ पे लिखा आ रहा है, डीजी स्किल्स, और आगे फ़ोल्डर है डीजी स्किल्स 1 2 3, फिर प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है डीजी स्किल्स 1 2 3। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है। अब इस पाथ पे मैं आपको लेके जाता हूँ, आपको कुछ और फ़ोल्डर्स भी नज़र आएँगे। आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर था मेरे पास, और इस प्रोजेक्ट के साथ-साथ यहाँ पर मेरे पास कुछ और फ़ोल्डर्स भी मौजूद हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट क्रैश कर गया है और आपने दोबारा उसको रीस्टार्ट किया है और उसने कोई आपको एरर दे दिया कि वो करप्ट है, तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन ये मौजूद है, ऑटो सेव का फ़ोल्डर, जो कि जो भी आपका प्रोजेक्ट का पाथ होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये फ़ोल्डर बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये डेट और टाइम के हिसाब से कितने ज़्यादा वर्जन्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप ऑटो सेव अपनी मर्ज़ी के टाइम का भी लगा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के वर्जन्स का भी लगा सकते हैं कि कितने वर्जन्स आपने सेव करने हैं। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एडिट में जाएँगे, यहाँ पर आपके पास प्रेफ़रेंसेस हैं, और ये प्रेफ़रेंसेस जो हैं बेसिकली ये सारे सॉफ्टवेयर की डिफ़रेंट डिफ़रेंट सेटिंग्स के ऊपर काम करती हैं। आप किसी भी टैब में जाएँ और उसको आप थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप उसको सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं। ऑटो सेव में अगर हम जाते हैं यहाँ पर इस वक़्त, तो आप देख रहे हैं कि इस वक़्त यहाँ पर चेक हुआ हुआ है ऑटोमैटिकली सेव प्रोजेक्ट्स एवरी 15 मिनट। तो हर 15 मिनट के बाद प्रोजेक्ट ऑटो सेव वहाँ पे कर देता है, और ये मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्जन्स हैं जो कि इस वक्त 20 हैं, मतलब टोटल 20 प्रोजेक्ट्स ये बन जाएंगे। तो आप इसको मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्जन्स को भी चेंज कर सकते हैं। इस वक्त ये 20 है, अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको एक टिप और ऐड कर दूं कि जिस तरह एवरी 15 मिनट पे इसको सेव करता है, मेरा तरीका क्या होता है कि मैं अपना ही एक बैकअप सेव कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाऊंगा और सेव एज में, तो वो प्रोजेक्ट आपका सेव कर देगा एक और प्रोजेक्ट के अंदर, सेम फाइल आप उसको रीनेम कर सकते हैं, आगे 2 वर्जन सेव हो जाएंगे। तो मैं इसको करता हूँ सेव अ कॉपी, और जिस तरह ये डीजी स्किल 1 2 3 मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसके आगे जो मेरा पैटर्न होता है वो बी यू का मतलब बैकअप। और जितना भी मैं काम करता रहता हूँ, आप देख सकते हैं इस पर प्रोजेक्ट उसने चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको सेव एज अ कॉपी किया था, सिर्फ सिंपल सेव एज नहीं रखा। अगर आप सिंपल सेव एज करते तो आपका यही प्रोजेक्ट इस वक्त डैश 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 बी यू की तरफ चला जाता, उस नाम से सेव हो जाता। तो अगर अब मैंने कोई काम ऐसा किया, मैंने कोई चेंजेस की, और उसके बाद मुझे उसको, मैंने कंट्रोल एस तो मैंने हर मेजर स्टेप के बाद प्रेस करना है। उसकी वजह ये है कि जो भी काम किया होगा वो सेव हो जाएगा। और जो बैकअप सेव करना है उसके लिए मैं सेव एज अ कॉपी, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ऑल्ट एस, हर थोड़ी देर बाद या फिर एक मेजर स्टेप के बाद, एक मेजर एडिट के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और इसके ऊपर मैं दोबारा ओवरराइट कर लेता हूँ। तो ऑटो सेव पे मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपको नहीं पता वो जो लास्ट 15 मिनट जिसमें आपने पता नहीं कितना मेजर काम किया हो, मे बी उस 15 मिनट के जो आखिरी 5 मिनट थे उसमें मेजर काम था और उसने लास्ट 15 मिनट वाला सेव किया है, तो आपका मेजर काम मिस हो सकता है। लेकिन फिर भी ये एक बेहतरीन चॉइस है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट के पिछले वर्जन्स में भी जा सकते हैं। हमने बात की थी प्रेफरेंसेस की, हम थोड़ी सी इसकी और भी मेजर ऑप्शन देख लेते हैं। और इसमें आपके पास जिस तरह जनरल में कुछ सेटिंग्स हैं, बाकी अपीयरेंस की हमने बात की, ऑडियो के कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहें, कोई बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को, आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। हमने ग्राफिक्स टैब को भी देखा था, जब हमने उर्दू टाइपिंग की थी हमें यहाँ से चेंज करना पड़ा था। उसके अलावा यहाँ पर कैशे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त। अक्सर ये होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट होता है उसके बैक एंड पे वो कुछ रेंडर फाइल्स भी बनाता है, जिस तरह से ये ऑटो सेव भी बना रहा है, और कुछ वेव फॉर्म कैशे भी सेव करता है ऑडियो की। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आपने अपनी कोई फाइल को इंपोर्ट किया तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्लू आपके पास चलता है, और वो बेसिकली क्या होता है आपके पास, जो उसकी वेव फॉर्म कैशे जनरेट करता है, और उसकी बैक एंड पे वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है। तो ये जो कैशे विंडो है मीडिया कैशे की, इसमें आप देख सकते हैं कि आप इसमें डेडिकेटेड स्पेस दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इस वक्त ये मीडिया कैशे जा रही हैं वो आपके सिस्टम के अंदर जाती हैं, जो कि
ऐप डेटा, रोमिंग, एडोबी, कॉमन और आगे इस तरह से जा रही हैं। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। जितनी पुरानी कैशेस बनी हुई है आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इनको डिलीट करने से नुकसान ये होगा कि हो सकता है आपको ये कंफर्मेशन दोबारा मांगे, या जो भी रेंडर फाइल्स थी वो भी दोबारा से रेंडर आपको करनी पड़े। तो होता क्या है, अक्सर लोगों के सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम करना शुरू हो जाता है, उनको पता नहीं चलता, तो उनकी कैशे फुल हो चुकी होती हैं। कैशे फुल होने का मतलब ये है कि हार्ड ड्राइव की स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो चुकी होती है, इतनी स्पेस भी नहीं मिली होती कि पीछे सॉफ्टवेयर फंक्शन कर सकें। और इसके अलावा नीचे मेरे पास कैशे की मैनेजमेंट की भी ऑप्शन है कि अगर इसको मैं चेक कर दूंगा तो ये 90 डेज़ में इसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। आप इसके डेज़ कम भी कर सकते हैं। और ओल्डेस्ट कैशे व्हेन कैशे एक्सीड्स 23 GB, अगर आप इसको भी चेक करते हैं कि इस साइज़ से ज़्यादा अगर कैशे का साइज़ बढ़ा तो आप उसको डिलीट ऑटोमेटिकली कर दें। ये आपके अब तो मोबाइल फ़ोन्स में, एंड्रॉयड में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि बैक एंड पे जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होते हैं पीछे वो उसकी कुछ वर्किंग फाइल्स बना रहा होता है। इसके अलावा आपके पास मेमोरी की ऑप्शन है, जिसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मेमोरी से मतलब इसमें रैम है, और जितनी आपके पास इंस्टॉल्ड रैम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इस वक्त 16 GB रैम है इस सिस्टम के अंदर। आप इसमें डेडिकेटेड रैम इसको असाइन कर सकते हैं, और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि बाकी सॉफ्टवेयर्स के लिए आपको कितनी रैम चाहिए। देखें, जब आप काम कर रहे हैं एडिटिंग का या आफ्टर इफेक्ट का या फिर ऑडिशन में या कोई भी एडोबी के किसी भी सूट में से किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसको रैम ज़्यादा रिक्वायर होती है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसको यहाँ पर, क्योंकि एक रेशो इसने बनाई हुई है कि इस वक्त 16 GB रैम है, तो 13 GB रैम डेडिकेटेड है इन सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए जो कि एडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं, और बाकी कोई सिस्टम के फंक्शंस वगैरह बाकी चीज़ों के लिए 3 GB रैम इस वक्त यहाँ पर दी हुई है। अगर यहाँ से 3 की जगह हम इसको 8 कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि बाकी 8 आपके पास यहाँ पर आ गई। हम इसको अगर यहाँ से और मज़ीद बढ़ा देंगे तो आप देख रहे हैं कि 2 GB आपके पास यहाँ पर सिर्फ एडोबी के लिए रह गई। और इसका मतलब 100% ये है कि आपका जो वर्क फ्लो, आपका जो काम है वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट होगा, और प्रोसेसिंग में चीज़ें टाइम लेंगी। तो आपने इसको मैक्सिमम रैम असाइन करनी है। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे फीचर, कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह पे आप काम कर रहे हो तो फिर आप इसको बढ़ा लें यहाँ से, क्योंकि आपको इसके साथ साथ आपको सिस्टम में भी बेसिकली रैम रिक्वायर होती है बाकी प्रोसेसिंग के लिए। टाइमलाइन की भी मैं आपको एक थोड़ी सी ऑप्शंस बता दूं यहाँ पर, जिस तरह के बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर कोई ट्रांजिशन लगाते हैं, कंट्रोल D एक शॉर्ट की है बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन की, तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह आपके पास क्रॉस डिज़ोल्व होती है वो डिज़ोल्व ऐड करता है। आप उसको अगर चाहें ट्रांजिशन से चेंज कर सकते हैं, और उसकी जो ड्यूरेशन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास टाइमलाइन पे बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं और आपने सबके बीच में बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन क्रॉस डिज़ोल्व लगाना है। अब ये इस वक्त 30 फ्रेम्स का यहाँ से डिसाइड हुआ हुआ है, आपको लगाना है 12 फ्रेम का। अगर आप वहाँ से बारी बारी सब पे लगा के फिर उनकी ड्यूरेशन चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ही इसकी 12 फ्रेम कर देंगे यहाँ पे। तो आपने जहाँ भी कंट्रोल D यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन अप्लाई करनी है तो वो इतनी ड्यूरेशन का ही लगेगा। इसी तरह से आपके पास ऑडियो ट्रांजिशन की भी मौजूद है। स्टिल इमेज जब आप इसमें इंपोर्ट करते हैं तो 5 सेकंड का टाइमलाइन पे रखा जाता है वो। अगर आपके पास बहुत सारे इमेजेस हैं और आपको 3-3 सेकंड रखने हैं, आपने डिसाइड किया हुआ है पहले से ही, तो आप यहाँ से उसको भी चेंज कर दें, तो जो भी टाइमलाइन पे आप रखेंगे वो 3 सेकंड का आएगा। ऑल्दो के स्टिल इमेज जब आप टाइमलाइन पे उतारते हैं, अगर बाय डिफ़ॉल्ट वो 5 सेकंड का है, आप उसको इन पॉइंट से आउट पॉइंट से दोनों जगह से एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ऑब्वियसली फिर टाइम लगेगा। आपको हर एक को पकड़ के मैनुअली बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको स्पेसिफिक ड्यूरेशन यहीं से असाइन कर दें, आप ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह की बेतहाशा आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। मेरा ख्याल से थोड़ा सा इनको मास्टर करने से आपका ओवरऑल वर्क फ्लो बहुत बेहतर हो सकता है, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है एडिटिंग में वो बहुत कम हो सकती है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी फाइनल आउटपुट पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स हमारे पास और भी हैं, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उनके ऊपर बात करेंगे।